दोस्तों आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब चुनाव छोड़कर मोदी जी विदेश चले गए। दोस्तों ऐसा आपने हाल के सालों में सुना कहीं कि सर पर चुनाव हो? ऐसा चुनाव जो बिल्कुल फंसा हुआ है, जहां मामला नेक टू नेक फाइट जैसा दिख रहा है, जहां पर बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र का जिक्र कर रही हूं मैं, और झारखंड में भी कांटे की टक्कर है। झारखंड में भी कोई ऐसा नहीं कि भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है, और चुनाव अभी बचा हुआ है। झारखंड में केवल एक चरण का मतदान हुआ है, और महाराष्ट्र का तो पूरा का पूरा चुनाव ही बचा है। 20 तारीख को मतदान है, और चुनाव के आखिर 3 दिन बचे हुए, आखिरी 3 दिन, और प्रधानमंत्री विदेश चले गए। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि पीएम मोदी आज जब विदेश गए तो उनके यूट्यूब चैनल द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया। ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये जब समाप्त होगा तब तक चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। मतलब महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म होने के अगले दिन मोदी जी शायद वतन वापसी करें। और यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री को ब्राजील G20 की बैठक में शामिल होने जाना है, लेकिन वो 18 और 19 तारीख को है। मतलब प्रधानमंत्री के पास आज का दिन था, प्रधानमंत्री के पास कल का बीता हुआ दिन भी था। कल भी मोदी जी कहीं झारखंड या महाराष्ट्र नहीं गए हुए थे। तो महाराष्ट्र और झारखंड से चुनाव से पहले ही मोदी जी ने पैकअप कर लिया है क्या और विदेश चले गए हैं क्या? याद कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही हरियाणा में हुआ था, जहां मोदी जी ने प्रचार के 3 दिन पहले ही पैकअप कर दिया था और बाय बाय कर दिया था। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या हार की आहट सुनाई देने लगी है बीजेपी को कि मोदी जी ने वक्त से पहले ही अपने आप को अलग कर लिया है झारखंड से, महाराष्ट्र से, कि हार का ठीकरा कहीं उनके सर पे ना आए? या फिर मोदी अब अपने उस फेज में चले गए हैं जहां वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखे जाने चाहिए जो विदेश नीति पर जिसका बहुत जोर रहता था। अब देखिए, पीएम मोदी अभी जो निकले हैं यहाँ से वो सीधे नाइजीरिया जाएंगे, नाइजीरिया के बाद गुआना जाएंगे। तो नाइजीरिया और गुआना कोई इतना इंपॉर्टेंट विजिट तो था नहीं, टाला जा सकता था। चलो मैं मानती हूँ G20 इंपॉर्टेंट था, लेकिन मोदी जी महाराष्ट्र और झारखंड का प्रचार छोड़कर नाइजीरिया जा रहे हैं। नाइजीरिया हमसे हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। वहाँ से बहुत से नागरिक यहाँ आते हैं पर्यटन के लिए, यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ बहुत सी कंपनियाँ हैं जो काम कर रही हैं, जहाँ बहुत भारतीय काम करते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये एक ऐसी विजिट थी जो टाली नहीं जा सकती थी? बिल्कुल टाली जा सकती थी। अरे मोदी जी चाहें तो कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड गुरु लेवल के नेता हैं। मोदी जी तो वॉर रुकवा देते हैं, इस लेवल के नेता हैं मोदी जी तो। दोस्तों ये एक ऐसी बहस है जिस पर बहुत कम बात होती है। दोस्तों मैंने हरियाणा के इलेक्शन के दौरान भी आपसे कहा था, और मैं आज फिर आपसे यही बात कह रही हूँ, कौन सा राज्य अब बीजेपी हारती है और कौन सा राज्य बीजेपी जीतती है, इससे मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी जीतती है तो भी मोदी जी चौथी बार पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, या उनको चौथी बार पीएम बनाया जाएगा उनकी पार्टी द्वारा, या उनको आगे किया जाएगा, इसकी चांसेस ना के बराबर है, और ये मोदी जी जानते हैं। तो मोदी जिस तरह से अपने आप को खपाते थे, जैसे कर्नाटक के चुनाव में, जैसे हिमाचल के चुनाव में, अब मोदी को एक बात समझ में आ गई कि वो अपने आप को क्यों खपाएं। और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां किसकी हुई हैं? अमित शाह की। महाराष्ट्र में तो टिकट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट्स के घोषणा तक एक एक सीट पर नजर किसने रखी? अमित शाह की। झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कौन करवा रहा है? योगी आदित्यनाथ की करवाई जा रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि मोदी जी के बात समझ में आ गई कि जिसको इसके बाद की विरासत लेनी है वो खुद आपस में तय कर लें, और मैं अपने इंटरनेशनल मामलों पर नजर बनाए रखता हूं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने झारखंड में रोड शो भी किया है इस बीच, लेकिन महाराष्ट्र में तो कोई रोड शो नहीं किया। और लोकसभा चुनाव में भी 6 महीने पहले, लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा, मुंबई में मोदी ने एक रोड शो किया था। हालांकि उस रोड शो के बाद काफी अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि मुंबई तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है मुंबई में, मतलब दिल्ली एनसीआर से बहुत ज्यादा। वहां रोड शो हुआ तो मेट्रो से लेकर बसेस तक सब प्रभावित हो गई, लोग एकदम सड़क पर आ गए, नाराज हो गए। उस रोड शो का काफी नुकसान हुआ बीजेपी को। वहीं दूसरी ओर इस बार चुनाव में अजित पवार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि बारामती में उनको मोदी जी की जरूरत नहीं है। अजित पवार के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको मोदी जी के पोस्टर की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपने नेता हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर मोदी की रैलियां करवाई भी नहीं गई हैं। इन सब के क्या मायने निकाले जाएं? ये दोस्तों ये कोई छोटी बातें नहीं है, और मोदी का चुनाव से अपने आप को ठीक वोटिंग से पहले अलग कर लेना भी कोई ऐसे संकेत नहीं है जो कि आए गए होते हैं। इन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, जब से वायनाड का चुनाव निपटा है, प्रियंका गांधी क्योंकि वहां पर उम्मीदवार थी, उसके बाद से प्रियंका गांधी लगातार अलग अलग राज्यों में कैंपेनिंग कर रही हैं। कभी वो झारखंड में कैंपेनिंग कर रही हैं, महाराष्ट्र में भी उनकी कैंपेनिंग लगी हुई है। इसके अलावा राहुल गांधी भी आज प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी कल भी प्रचार कर रहे थे। एक तरफ राहुल गांधी लगातार सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग
इलाकों में घूम घूम कर लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, और मोदी जी विदेश जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि महाराष्ट्र और झारखंड में मोदी अपनी व्यक्तिगत साख अब दांव पर नहीं लगाना चाहते। इनफैक्ट किसी भी राज्य में नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इससे किरकिरी उनकी होती है। हालांकि ये बात सही है कि हरियाणा में जब चुनाव बीजेपी हारने को थी तो नतीजे आने से पहले ही सीएम साहब ने जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, और जब बीजेपी जीत गई तो पीएम को उसका पूरा श्रेय दे दिया। वो अलग बात है, जीत हार के बाद श्रेय कौन लेगा, और मोदी जी के नारे लगाते हुए उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा बीजेपी के दफ्तर में, लेकिन वो उसके पीछे की सच्चाई मोदी जी भी जानते हैं। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से अपने आप को आगे दिखा रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन में, ये भी हमने पहले कभी नहीं देखा। मतलब आप देखिए, हरियाणा की जीत का तो पूरा का पूरा श्रेय आरएसएस ले गया। टीवी चैनल्स में शोज चलाए गए, अखबारों में आर्टिकल छापे गए कि आरएसएस ने इतनी सभाएं की, आरएसएस ने बीजेपी के लिए इतना काम किया। और अब महाराष्ट्र में तो खुलकर खबरें छप रही हैं अखबारों में, तो कई आर्टिकल्स मैंने पढ़ डाले कि आरएसएस ये कर रहा है, आरएसएस वो कर रहा है। तो जब श्रेय आरएसएस को ही मिलना है तो मोदी जी अपना क्यों प्रचार में अपने आप को खपाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ तब हुआ जब महाराष्ट्र की आखिरी रैली जो मोदी ने की मुंबई में, वहां शिवाजी पार्क में भीड़ को लेकर काफी बातें हुई। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ये वीडियो शेयर किया, जिसमें पीछे का जो वीडियो दिखाई दे रहा था, जिसमें मोदी को सुनने के लिए लोग ही नहीं आए थे, पीछे खाली कुर्सियां थी। हालांकि मोदी ने जब यहाँ पर रैली की तो आगे काफी भीड़ दिखाई दी, लेकिन वो भीड़ कितनी थी इसके बारे में अभी तक खुलकर किसी ने कुछ बताया नहीं है। मतलब वो शिवाजी पार्क जो भर जाया करता था, या फिर कोई भी मैदान जो भर जाया करता था मोदी को सुनने के लिए, अब वो वाली स्थिति नहीं है दोस्तों। अब स्थितियां बदल गई और मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपना रिटायरमेंट फेज एक तरह से मान लिया है कि वो रिटायरमेंट फेज में है। अब जो पॉलिटिक्स है दोस्तों बीजेपी के अंदर की, बहुत जबरदस्त तरीके से आप बदलते देखेंगे। एक और चीज नोटिस कीजिएगा, अखबारों में आजकल और न्यूज़ चैनल्स में आजकल नितिन गडकरी काफ़ी छाए हुए हैं। नितिन गडकरी काफ़ी ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। और मोदी जी जो हैं आजकल अपने चुनावी रैलियों में बाकायदा उस इलाके की ओबीसी जातियां गिना देते हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकार का जो नेचर है वो सेकुलर होना चाहिए। इसके अलावा गडकरी ने यह भी कहा था कि बीजेपी में सफाई की ज़रूरत है, और बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं बीजेपी में जो कि नहीं आने चाहिए थे। खुलकर गडकरी न केवल ऐसा बोल रहे हैं, बल्कि उनको प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है, उनकी हेडलाइंस भी छपती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों बीजेपी के अंदर जो अब करवट बदल रही हैं, और वो पूरी तरह से करवट बदलती तब दिखेंगी जब महाराष्ट्र या झारखंड दोनों राज्यों में बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र में हर दिन मामला बिगड़ रहा है। आप खुद सोचिए, किसी भी राज्य में आपने ऐसा होते देखा है कि गठबंधन की तीन पार्टियां तीनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से फायर हैं। देवेंद्र फडणवीस को इस वक्त उद्धव ठाकरे पर निशाने पर लेना चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि हम अजित पवार को अभी हमारी विचारधारा नहीं पता है, वो नए नए अभी सेकुलर से इस पार्टी की तरफ आए हैं, हमारे साथ उनका गठबंधन नया है, हम उनको समझा देंगे। जैसे अजित पवार तो नौसिखिए हैं, वहीं अजित पवार उनसे कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे टाइप के नारे हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ ये सब नहीं चलता है। एकनाथ शिंदे को लेकर अमित शाह पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अभी वो सीएम है, लेकिन आगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो तीनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी, यानी कि एकनाथ शिंदे सीएम वीएम बनने वाले हैं नहीं। और देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर वगैरह चस्पा किए जा रहे हैं। बहुत सी चीजें हो रही हैं दोस्तों महाराष्ट्र के सूरत में। अगर आप देखें गहनता से, ये बात सही है कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना है और जो एन वक्त में एकनाथ शिंदे ने कई ऐलान किए हैं, उन योजनाओं का लाभ मिला है एनडीए को, मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो किसी को इस बात पर गुस्सा थोड़ी आता है, घराई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है। लेकिन क्या उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि जो चुनाव 6 महीने पहले लगभग डन माना जा रहा था, वो चुनाव पूरी तरह से पलट जाए? क्योंकि देखिए, हरियाणा की तुलना महाराष्ट्र से करना गलत है। एक, हरियाणा में सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, यहाँ तो 6 पार्टियां हैं और 3-3 पार्टियों का गठबंधन है। दूसरा, इंडिया गठबंधन के पास जो सहयोगी है उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उनकी मौजूदगी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि एक तरफ तो मोदी जी 3 दिन पहले ही एक तरह से पैकअप करके चले गए, विदेश चले गए, वहीं दूसरी ओर शरद पवार जो इस वक्त कैंसर के मरीज हैं, कैंसर जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं इस उम्र में, वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये आप शरद पवार की रैली की कुछ दिन पहले की मैं
फोटो वीडियो दिखा रही हूँ आपको, अब देखिए कितनी भीड़ है। शरद पवार कल एक जगह रैली कर रहे थे, बरसात होने लगी, वो बरसात में ही रैली कर रहे थे। और ये कोई पहली बार नहीं है, इस बार चुनाव में ऐसी 2 तस्वीरें आई है जहां बरसात हो रही है और शरद पवार लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में 5 बार रैलियां कर रहे हैं शरद पवार। 5 रैलियां तो मोदी जी ने नहीं की इस बार, लेकिन शरद पवार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड है। उद्धव ठाकरे की रैलियां देखिए आप, हर दिन उद्धव ठाकरे की 2-2, 3-3 रैलियां होती है और क्या भीड़ उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए आ रही है, क्या जबरदस्त भीड़ आ रही है। तो ये बहुत सी चीजें महाराष्ट्र को लेकर बता रही हैं। हाल के दिनों में लोकपोल का एक सर्वे भी मैंने आपको दिखाया था, जिसमें कट टू कट, नेक टू नेक फाइट दिखाई गई थी और महाअघाड़ी की सरकार बनती दिखाई थी, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दी थी। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत था वो महाअघाड़ी और महायुति के बीच काफी कम था। जानकार भी यही कहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत दोनों ही गठबंधनों के बीच कम रहेगा, लेकिन कौन कितनी ज्यादा सीटें लाता है बस नजर इसी पर है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन लगता है कि मोदी जी को इस बात की चिंता ही नहीं है, वो तो बीजेपी को उसके हाल पर छोड़कर चले गए विदेश। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी को अब बीजेपी की बिल्कुल टेंशन नहीं है? बीजेपी अगर चुनाव हारती है तो क्या मोदी जी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।